बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है किडनी। जो इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो था कि लीवर का जो रोल है वो एक्सक्रीशन में किस तरह से है और लीवर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, हम उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस रीज़न की वजह से कहते हैं। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट जो सेकंड हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है किडनी। अब अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी जो है एक ऐसा ऑर्गन मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर जो कि रिसीव कर रहा होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं नाइट्रोजनियस नेचर के या नाइट्रोजन फॉर्म के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया है हो गया है, या फिर अमोनिया है जिसको हम लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। तो अमोनिया और यूरिया जो है ये दोनों नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, तो इनको रिसीव कर रहा होता है लीवर से, और उसके बाद उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें से ज़रूरी चीज़ें पिक करने के बाद जो बाकी सारा का सारा वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। किडनी जो होता है बेसिकली ह्यूमंस के अंदर ये फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनता है जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी जो हैं, फंक्शनल यूनिट्स जो हैं वो किडनी के, दे आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का क्या काम है, जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो सारी की सारी, या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स की एलिमिनेशन हो रही होती है किडनी से बाहर, यानी कि बॉडी से आउटसाइड जिनको ट्रांसफ़र करना होता है, वो सारा का सारा जो फंक्शन होता है वो कर रहे होते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज़ मौजूद हैं, ठीक है? 2 किडनीज़ आर प्रेज़ेंट इनसाइड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। वहाँ से, यानी कि किडनी से जो यूरिन होता है, यानी जितना भी वेस्ट मटीरियल होता है वो 2 नालियों के ज़रिए से, 2 डक्ट्स के ज़रिए से कलेक्ट किया जाता है जिनको हम कहते हैं यूरेटर। अब दिस इज़ अ किडनी जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, और किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर जो है लेके जा रहे होते हैं अवे फ्रॉम द किडनी एंड अवे फ्रॉम द इंटरनल बॉडी भी हम कह सकते हैं। अच्छा, यूरेटर्स अपने आप को एम्प्टी करते हैं, दो एक जो बैग होता है इलास्टिक बैग जिसको हम कहते हैं यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर के अंदर जो है आके जितना भी यूरिन होता है वो सारा का सारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहा होता है, यहाँ से डक्ट्स के ज़रिए से इसके अंदर आएगा, और फिर यहाँ से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू जो है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एट द जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कुछ मसल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर इलास्टिक मसल्स। और इन इलास्टिक मसल्स का क्या काम है, ये कर रहे होते हैं, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं मूवमेंट को, या फिर हम ये भी कह रहे होते हैं कि ये होल्ड करने में, कि जितना भी यूरिन होल्ड होना है उसको इलास्टिक मसल्स अगर एक्सपेंड होंगे तो उससे बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। और मतलब जब तक इलास्टिक मसल अलाउ नहीं करेंगे ओपनिंग, तो तब तक जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता। यानी कि ओवरऑल जो मूवमेंट होती है, जो एक मेन गेट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं वो ये मसल्स ही होते हैं, और अगर ये मसल्स वीक हो जाए तो फिर बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जो बात की किडनी की कि किस तरह से जो है वो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होती है, फिर यूरेटर के थ्रू निकल रही होती है। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे समझनी ज़रूरी है वो है यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रल ओरिफाइस जो है एक ऐसी लोकेशन है ब्लैडर के अंदर जो कि इंटरनल जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको एक्सटर्नल यूरिनरी ब्लैडर से सेपरेट कर रहे होते हैं। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम ये भी कहते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से यूरिन ने अंदर से बाहर वाली साइड पे जो है वो मूव करना है, यानी कि यूरेथ्रा के अंदर आना है। तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस। और ये मेल्स और फीमेल्स में जो है ये डिफरेंट होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ये नियर वजाइना प्रेजेंट होता है, और अगर हम मेल की बात करें तो ये उनके मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है आउटसाइड द बॉडी, वहाँ पे ये
मौजूद होता है और अलाउ कर रहा होता है, और उसके अंदर मौजूद होता है और ये अलाउ कर रहा होता है किस तरह से जो है वो यूरिन ने अंदर से बाहर की तरफ जो है वो ट्रैवल करना है। यानी 2 एनवायरनमेंट्स को इसने डिफरेंट किया होता है एक दूसरे से। बाहर वाले एनवायरनमेंट को अंदर वाले एनवायरनमेंट से ये सेपरेट कर रहा होता है यूरेथ्रा ओरिफिस, ऐसा ये इंटरजेक्शन पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में किडनी का कितना वेट है, तो 1% टोटल जितना भी वेट होता है बॉडी का, उसका ओनली 1% जो है वो कंप्राइज कर रही होती है किडनी। और अगर ब्लड की सर्कुलेशन देखें तो इसके अंदर 20% जो है वो ब्लड आ रहा होता है विद ईच कार्डिक बीट। हर कार्डिक बीट के साथ, यानी हर एक जो हमारी हार्ट बीट होती है उसके साथ जो 20% ब्लड होता है पूरी बॉडी का, वो रिसीव कर रही होती है किडनी। बेसिकली जो किडनी के पास वेस्ट मटेरियल्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर ज़रूरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स हैं तो अब मतलब कि उन्हीं को बॉडी से बाहर निकालना है। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ प्रोटीन्स होंगी जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, या फिर जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वापस एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन की फॉर्म के अंदर जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जितनी भी मटेरियल टोटल बॉडी के किडनी के पास पहुंच रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड होता है। अब ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी तो यूरिन फॉर्मेशन होगी। अगर हम कहें कि यूरिन फॉर्मेशन शायद किसी वाटर मटेरियल से हो रही है या इस तरह से, तो नहीं, ब्लड से एक्स्ट्रा वेस्ट जितने भी होंगे उनको एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कलेक्ट होने के बाद यूरिन बन जाते हैं। और यूरिन की कंपोजिशन में वाटर भी आता है, अमोनिया भी आ रहा होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी आ रहे होते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं सारी, तो वो ब्लड को फ़िल्टर करके बनती हैं सारी जितनी भी कॉम्पोजिशन हो रही होती है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट किडनी का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि नेफ्रॉन, क्योंकि अगर हम नेफ्रॉन की स्टडी कर लें तो हमें पूरी किडनी के फंक्शन की स्टडी जो है वो हो जाएगी। नेफ्रॉन जैसे कि मैंने पहले बताया कि इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे किडनी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास किडनी है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है, जिस नाली के थ्रू ब्लड किडनी के अंदर आएगा उसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी, और जिसके थ्रू किडनी से बाहर ब्लड जाएगा उसको हम कहते हैं रेनल वेन। जो रेनल वेन्स होती हैं वो ब्लड को लेके जा रही होती हैं अवे फ्रॉम द किडनी, और जो रेनल आर्टरी होती है वो ब्लड को लेके आ रही होती है टूवर्ड्स द किडनी। अब उसके बाद यहाँ पे सेंटर के अंदर जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारी टिब्यूल्स को कलेक्ट किया जा रहा होता है, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स से जो मटेरियल आ रहा होता है उसको कलेक्ट किया जा रहा होता है। इस सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है, ये सेंट्रल कैविटी जो कि किसको, यूरिन को रिसीव कर रही होती है उसको हम कहते हैं पेल्विस। किडनी के 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ, हमारे पास इनर पार्ट होता है और आउटर। आउटर यानी ये वाला, और इनर। तो जो आउटर होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जो नेफ्रॉन्स हमारे एट द जंक्शन होंगे बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, क्योंकि ये आउटर वाला कॉर्टेक्स है तो इनर क्या है, इनर को हम कहेंगे दिस इज अ मेड्यूला। और वो नेफ्रॉन जो कि जंक्शन के, जिनका लूप ऑफ फैंडे जो है वो इनर मेड्यूला के अंदर इस तरह से आ रहा होगा, यानी ये जो लूप ऑफ फैंडे, ये इसको मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जो लूपोफेंडे होता है अगर वो इनर मेड्यूला के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और ये एट द जंक्शन, और इनका जो बोमेंस कैप्सूल है वो इस तरह से मौजूद है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो है इस तरह से। अगर अब यहाँ पे देखें
कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे की तरफ लूप लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सी लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कप लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो कि बोमेंस कैप्सूल है, जो लूप हो रहा है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ फैनले। तो ये सारा एक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम सेपरेटली भी स्टडी करेंगे। तो वो नेफ्रॉन्स, यानी ये सारे नेफ्रॉन्स ही हैं ना, जब ये सारे कलेक्ट होके आपस में, कि बोमेन कैप्सूल और जो लूप ऑफ फैनले ये कलेक्ट होके एक नेफ्रॉन बनाएगा। तो जितने भी नेफ्रॉन्स एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला मौजूद होते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, जो कि ऐसे जंक्शन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब अगर इनमें से एक नेफ्रॉन की हम स्टडी करें, अब अगर इनमें से हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यानी कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, तो सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे होते हैं इस तरह से। ये आपके पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहलाएगा दिस इज अ बोमेंस बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और जो इसका नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, विलियम बोमेन, जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये बोमेन कैप्सूल जो है, इसके अंदर नेटवर्क होता है, कलेक्शन होता है ब्लड की, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। तो जो ब्लड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ रहा होता है, जिस नाली के थ्रू आ रहा होगा, उसको हम कहेंगे एफरेंट एट्रियूल, ठीक है। और जिसके थ्रू इससे जो है वो बाहर निकल रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ इफरेंट एट्रियूल। ये आपस में कलेक्ट होती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं टिब्यूल्स का। इस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं कि क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल का फंक्शन। बोमेन्स कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है? बोमेन्स कैप्सूल का जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन। किस तरह से? क्योंकि जो ब्लड आ रहा होगा वो ब्लड एफरेंट जो होगी एट्रियूल, उसके थ्रू आ गया, और किसके अंदर आ गया? ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ग्लोमेरुलस का जो काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन प्रेशर को बनाना। वो प्रेशर क्या करता है? जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये एपिथेलियल लेयर होती है सिंगल सेल्स की, और ये क्या करती है कि यहाँ से फिर जितना भी प्रेशर के थ्रू मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जिनमें अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो सारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आके क्या हो रहे होते हैं? एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। और एट द एंड जब ये फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो जब ये फ़िल्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो जो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट होता है उसके अंदर जो है वो समटाइम यूज़फुल सब्सटेंसेस होती हैं, जिस तरह से अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, समटाइम नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गए, नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट्स हो गई, वाटर हो गया। तो ये सारा, तो ये इन दोनों का काम है। उसके बाद अगर आगे देखें, तो हमारे पास जो बोमेन कैप्सूल है वो फिर एक ट्यूब बनाता है, जिसको नेटवर्क, बल्कि ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ये सराउंड कर रहा होता है, जो कि ये ग्लोमेरुलस से निकल रही होती हैं, जिनको हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर फंक्शन बताएं हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का, तो हम कहेंगे कि री एब्जॉर्प्शन।
जितना भी मटेरियल होगा उसके सारे के सारे फिल्ट्रेट से ये रीअब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। और रीअब्जॉर्प्शन का मकसद क्या होता है कि तमाम की तमाम यूज़फुल सब्सटेंसेस को आइसोलेट कर लेना है यहाँ से। ये अपने आप को जो है वो आगे जाके फॉरवर्ड करती है इनटू लूप ऑफ फैनले। ये जो लूप ऑफ फैनले है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले। डिसेंडिंग का मतलब है जिसके थ्रू फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। असेंडिंग मीन्स जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो दो तरह से मूव कर रहा है, डिसेंडिंग में और असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। हैनले एक साइंटिस्ट थे, जैकब हैनले, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब लूप ऑफ फैनले का मकसद क्या होता है, यहाँ पे आके अब जो ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करना है। तो लूप ऑफ जो हैंडले है उसका फंक्शन क्या है, ग्रेडियंट इन्होंने मेंटेन द ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे। और वो ग्रेडियंट किस तरह से मेंटेन होगा, दो तरह से। पहले वाले पॉइंट में जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है वो क्या करेगा, जितना भी वाटर होगा इस फिल्ट्रेट के अंदर बाकी बचा हुआ, वो सारे का सारा जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि कंसंट्रेट कर देगा जो है वो यूरिन को। जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ फैनले होता है वो क्या कर होता है, पीएच को बैलेंस करेगा। और किस तरह से बैलेंस करेगा, यहाँ पे जितने भी सोडियम आयंस होंगे बॉडी के अंदर उनको एक्टिवली मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनटू द यूरिन, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही होगी। तो दो तरह से डिसेंडिंग जो कि वाटर को आइसोलेट, यहाँ पे फिर हाईली कंसनट्रेटेड जो है वो सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद ये अपने आप को खाली करता है बॉडी से बाहर ले जाने के लिए यूरेटर के अंदर अपने आप को। तो ये एक टिब्यूल के थ्रू जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल। ठीक है, ये कलेक्टिंग टिब्यूल एम्प्टी होगी इनटू द पेल्विस, और पेल्विस से ये आ जाएगा यूरेटर के अंदर, और यूरेटर के थ्रू ये आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो मेन पॉइंट और फंक्शंस हैं वो आपने याद रखती हैं। तो जो 3 प्रोसेस के अंदर हमारा ये जो हो रहा होता है प्रोसीजर, पहला स्टेप जो है वो हमारा है फिल्ट्रेशन, जो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा फिल्ट्रेट बना था। फिर उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, और उसके बाद लास्ट में आ गया हमारे पास सिक्रीशन। तो जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है ल्यूमन की, वो सिक्रीट कर रही होती है हाइड्रोजन आयंस को, ताकि जो पीएच वैल्यू होती है उसको मेंटेन किया जाए। ये मैं नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक के साथ भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फर्दर इतना ही आप लोगों ने इसको, इसके 3 स्टेप्स और 4 to 5 फंक्शंस, मेजर इंपॉर्टेंट डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने जो है वो रिमेंबर करना है। थैंक यू सो मच। जी, एक और मेजर इम्पॉर्टेंट बात कि जो सिक्रीशन जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी कलेक्टिंग टिब्यूल है, ठीक है, ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल है इसकी जो एपिथेलियल लेयर होती है वो अपने ल्यूमन के अंदर ऐसे आयंस को भेजती है जो कि बैलेंस पीएच के साथ यूरिन को बॉडी से बाहर निकाले। और वो जो आयंस होते हैं वो मोस्टली होते हैं हाइड्रोजन आयंस, जो कि पीएच को बैलेंस करते हैं। और फिल्ट्रेट जो होता है वो कलेक्टिंग टिब्यूल से फिल्टर होने के बाद पेल्विस के अंदर आ जाता है।